मेरा नाम गुलाब शाह है। बेसिकली मैं एक ज़मींदार फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। जहाँ हम जिस जगह पे बैठे हैं ये हमारी आबा अजदाद की ज़मीन है। हम सदियों से ये खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। तहसील ये जो हमारे गांव का नाम है झालू। झालू मीन्स एक रेवेन्यू यूनिट होता है, देह हम उसको बोलते हैं, देह झालू। हमारा गांव और देह यूनिट झालू, उसमें हमारा नाम जो है ना गांव का झालू रखा हुआ है। तहसील केटी बंदर है, डिस्ट्रिक्ट ठट्टा है। पाकिस्तान का ये आखिरी तहसील है जो समंदर से जुड़ा हुआ है। तो मेरा ताल्लुक़ ज़मींदारी से है, लेकिन मैं 98 से पाकिस्तान फ़िशर फ़क फ़ोरम जो माहीगीरों की ऑर्गेनाइजेशन है, उन माहीगीरों के लिए भी काम करता रहा हूँ, अभी तक कर रहा हूँ। ये इलाका हमारा पहले बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ आबाद था। अब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज के असरात बढ़े हैं, पानी की शॉर्टेज हुई है, मौसमियाती तब्दीलियाँ जो आ रही हैं, उनकी वजह से हमारे खेतों पर, हमारे फसलों पर, हमारे आबी वसाइल पर, हमारे दरियाओं पर, समंदर पे बहुत सारे असरात जो पड़े हैं उन्होंने हमें बहुत मुतासर किया है। तो उसकी मेन जो हम समझते हैं कि जो वजह है वो है क्लाइमेट चेंज है। लेकिन दुनिया में, पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रही है, लेकिन उसके हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असरात हमारे ऊपर हो रहे हैं, क्योंकि हम तो एक तो दरिया सिंध के बिल्कुल टेल एंड में हैं। जब दरिया सिंध का पानी यहाँ पर वाफर मिक़दार में आता था, पूरे साल भर दरिया का पानी चलता रहता था, तो हमें कोई परेशानी नहीं होती थी। मौसम हमारे मौसम होते थे। हम अपना जो रोज़गार है वो बिल्कुल आसानी से करते रहे। हम यानी कि अगर हमको बताऊँ, एक छोटी सी मिसाल दूँ कि जब ये इलाका आबाद था 1928 तक, हमारी फैमिली एक शाहूकार फैमिली कहलाती थी, क्योंकि 1928 में भी मेरे चाचा के पास गाड़ी थी, उसने मोटर कार रखी हुई थी। मैं समझता हूँ उस ज़माने में किसी के पास ऊँटों और घोड़ों के अलावा और कोई सवारी के लिए कुछ नहीं था, लेकिन हमारे पास उस वक्त भी एक गाड़ी थी। तो जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता दरियाए सिंध पर डैम बनने शुरू हुए, केनाल निकलने शुरू हुए, बैराजेस बनने शुरू हुए, तो ये हमारा पानी रुकता गया दरिया का। फिर हमें कहा गया कि आपके लिए हम बैराजेस बनाएंगे, उसका पानी आपको देंगे। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि हम जिस जगह पर हम बैठे हैं, ये मेरे वालिद के नाम पे ज़मीन थी, तकरीबन 450 एकड़। उसमें मुश्किल से हम अभी 100-150 एकड़ ज़मीन आबाद कर रहे हैं, वो भी सीजनली, पूरा साल नहीं हो रही है, क्योंकि सिर्फ पानी ना आने की वजह से। दूसरी बात ये कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आई हैं, उसमें ये कि जो बारिशों का पैटर्न होता था जून से लेकर अगस्त तक, अब वो चेंज हो गया है। अब वो बारिशें जून में नहीं होती हैं, 15 जुलाई के बाद बारिशें आती हैं, वो 15 सितंबर, कभी कभी अक्टूबर तक चली जाती हैं। लेकिन पहले एक रूटीन में बारिशें होती थी, थोड़ी बारिश पड़ी, फिर वक्फा आ गया, फिर पड़ी, फिर वक्फा। अब इस तरह नहीं होता है। अब जहाँ भी जब भी बारिश आती है तो वो 3 महीने की बारिश जो होती है वो एक दिन में हो जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत मुतासर होते हैं, क्योंकि एकदम से पानी हमारी ज़मीनों को, खेतों को ख़राब कर देता है। पहले जो पानी होता था बारिशों का, वो रूटीन में आहिस्ता आहिस्ता चलता था, तो हमें फसलों में कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब हमें फसल लगाने के लिए बहुत बड़ा रिस्क उठाना पड़ता है, या तो पानी की शॉर्टेज हो जाती है, या फिर वो बारिशों का सैलाब आ जाता है। तो हम दोनों तरफ से मुतासर हो रहे हैं, तो हमें बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे यहाँ पर गांव ऐसे भी थे जो रोज़गार न होने की वजह से पीने के पानी का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हमारे पास ज़ेर ज़मीन पानी खारा है, मीठा पानी नहीं है। अगर नहर में पानी आता है तो हम पीते हैं, वरना अगर वो नहर बंद हो जाती है 6-6 महीने, अभी तो इस साल 6 महीने तक नहर का पानी हमारे पास नहीं आया, तो हमारी जो फसलें लगी थी वो ख़त्म हो गई, नई फसल हम लगा नहीं सके। हमारे जो माल मवेशी थे उनके लिए पीने के पानी नहीं था। हमने बड़ी कोशिश की ज़रा ज़मीन हैंडपम्प लगाने की, बोर लगाने की, लेकिन कहीं से भी हमें मीठा पानी नहीं मिला। तो 6 महीने तक हमने बड़ा अज़ाब में हमने गुजारे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ, एक तो क्लाइमेट चेंज का भी असर है, लेकिन कुछ हमारे हुक्मरानों की भी गलत पॉलिसियाँ हैं। जब उन्होंने गुड्डू बैराज, सखर बैराज बनाया, तब भी हमारे केटी बंदर के ठट्टा के लोगों ने एहतजाज किया था कि ये बैराज आप बना रहे हो, हमारा डेल्टा तबाह हो जाएगा।
तो उन्होंने कहा नहीं, आपका इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर जब 1956 में कोटली बैराज बना तो हमें बहुत खदशात हो गए। हमने उस वक्त भी हमारे बड़े जो थे उन्होंने हाई कोर्ट में एक पटिशन दाखिल की कि भाई ये कोटली बैराज बनाने से हमारा पूरा डेल्टा तबाह हो जाएगा, क्योंकि दरिया का जो पानी आता है वो अपने साथ के सिल्ट मिट्टी जो लाता है वो डेल्टा की ज़मीन को ऊपर करता जाता है। जैसे वो कोटली बैराज बना तो पूरा डेल्टा ख़त्म हो गया। अभी आप जाएं डेल्टा में, न वो मैंग्रोव्स के दरख्त हैं, न वो गांव रहे हैं। वहाँ पर लाखों लोग रहते थे डेल्टा में और लाखों एकड़ ज़मीन, ज़रूरी ज़मीन आबाद होती थी। इस वक्त की जो रिपोर्ट है उसमें जो रेवेन्यू रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, दूसरे इदारों की तो अलग है, सरकारी रिकॉर्ड भी वो भी 35 लाख एकड़ मानते हैं कि समंदर हमारी ज़मीन निगल गया है। 35 लाख एकड़। जो दूसरे इंडिविजुअल इदारे हैं जिन्होंने स्टडी कराई है डेल्टा के ऊपर, दरिया सिंध के ऊपर, तो वो कहते हैं कि रोज़ाना 100 एकड़ ज़मीन समंदर अभी भी निकल रहा है। तो ये अगर पोजीशन रही, दरिया सिंध का पानी न जो नेचुरल फ्लो है दरिया का वो अगर नहीं छोड़ा गया तो डेल्टा तो वैसे ही मर गया है। हम तो उसको कहते हैं कि ये तो मरा हुआ डेल्टा है, जिंदा नहीं है। लेकिन ये आपके जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठट्टास, जावल और बदीन, ये 2040-45 तक ये नहीं रहेंगे। ये तीनों अजला ख़त्म हो जाएंगे, समंदर हो जाएगा यहाँ पर। आज भी हम तो चीख रहे हैं, हम तो मर रहे हैं। हम अभी तो हम समझो कि जो बैठे हैं आपके सामने वो एक ज़िंदा ऐसे बैठे हैं जैसे कोई सांस ही ले रहे हैं, बस आखिरी सांस हमारी चल रही है। कुछ सालों के अंदर हमारा ये ज़मीन मेरी भी नहीं रहेगी। तो जिस तरह समंदर बढ़ रहा है और ये पानी मीठा पानी हमारे पास जो नहरों का आ रहा है वो भी नहीं आ रहा है पूरा पानी, तो वो रुक जाएगा, तो हम तो वैसे भी यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जो लोग पहले, जिन लोगों ने डेल्टा तबाह हुआ तो जिन लोगों ने माइग्रेशन की, वहाँ उनका रोज़गार ख़त्म हो गया, वो दूसरे शहरों में जाके बसे हैं। अब वहाँ पर आप उनकी हालत देखेंगे, क्योंकि वो तो अनएजुकेटेड थे, उनके पास तो कोई हुनर नहीं था, तालीम नहीं थी। अब वो शहरों में जाकर क्या करें? शहर में तो वो बंदा जाए जिसके पास या तो तालीम हो या कोई हुनर हो, जाके काम करे। या यहाँ के लोग तो या तो खेती बाड़ी करते हैं या माल मवेशी पालते हैं या मछली मारते हैं, उसके अलावा तो इनको कोई काम करना आता नहीं है। अब हमारे वो तीनों रोज़गार मुतासर हो रहे हैं। पानी ना आने की वजह से फ़िशिंग हमारी ख़त्म हो गई, हमारा लाइव स्टॉक जो ख़त्म हो गया, एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा जो ख़त्म है। थोड़ी बहुत, अब मैं तो कह रहा हूँ कि मैं इतनी ज़मीन आबाद कर सकता हूँ कि अपने घर का ख़र्चा भी मुश्किल से पूरा करता हूँ। इतना वो व्यापारी से हम पैसे लेके आते हैं कर्जा, वो फसल उतरती है वो जाके उन व्यापारी को देकर हम आते हैं। हम फिर वैसे ही कर्जी की कर्जी। लेकिन आप किसी भी ज़मींदार से, किसी भी माहीगीर से पूछ लें तो वो मकरूज़ ही होगा, क्योंकि उसकी इतनी आमदन होती ही नहीं है। जो हमारी फसलों की यील्ड आती थी, जैसे चावल हम लगाते थे पहले, अभी भी आप देखें चावल लगा रहे हैं हम, ये लगा हुआ है चावल, तो इसकी यील्ड जो आती थी, लोकल बीज भी 50-60 मन पर एकड़ आता था। अब तो हाइब्रिड बीज आ गए, वो 100 मन तक उसकी यील्ड आती है। लेकिन पानी की वजह से और मौसमाती तब्दीली की वजह से उसकी वो यील्ड नहीं आ रही है। वो जो एवरेज औसत होती है वो औसत नहीं आ रही है पूरी। उसमें हमारे खर्चे पूरे नहीं हो। आपका डीजल महंगा हो रहा है, दिन ब दिन पेट्रोलियम की कीमतें हाई हो रही हैं, आपकी खादें जो हैं वो महंगी हो रही हैं, आपकी पेस्टिसाइड जो है एग्रीकल्चर में हम यूज़ करते हैं वो तो उनका रेट तो मुकर्रर ही नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने इस जहर की एक छोटी सी बोतल 500 ml की बोतल का रेट आपने 1000 क्यों किया है, कोई पूछने वाला नहीं है उनसे। न कोई फैक्ट्री मालकन से पूछता है कि आप खाद की कीमत किसकी कहने पर मुकर्रर कर रहे हैं। लेकिन हमारी जब फसल उतरती है तो कहते हैं कि हमारा गरीब मुल्क है इसलिए इस चावल की कीमत 2200 पर मन होगी। अब 2200 रुपया मन जो हम बेचते हैं मार्केट में, उस पर तो 2200 से हमारा ज़्यादा खर्चा आ गया है। क्या कमाएं हम? तो हम तो हर तरह से हमें दबते जा रहे हैं। हमें समझो ऐसे दलदल में फंसे हुए हैं कि जहाँ से निकलना भी हमारा मुश्किल हो गया है। मैं चाहूँ कि जाके किसी शहर में बसूँ, अपना घर बनाऊँ, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं प्लाट ख़रीदूँ, अपना घर बनाऊँ, या वहाँ पर जाकर मैं क्या रोज़गार करूँगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई टेक्निकल कोई हुनर तो मेरे पास नहीं है। तो हम सब, ये पूरा इलाका है कि सिर्फ एक गुलाब शाह नहीं है कि सिर्फ गुलाब शाह मुतासर हो रहा है।
ये तो आप कराची से निकलेंगे तो पूरा आपको बदीन तक, इंडिया के बॉर्डर तक आपको लोग मिलेंगे। सब इसी वजह से ही सब लोग ऐसे ही मर रहे हैं। कोई हमारा पुरसान हाल भी नहीं है कि भैया आपकी जो फसलें नहीं हो रही हैं, ये आपके पानी का मसला है। हम चीख चीख के मर जाते हैं, कोई सुनता नहीं है। अभी आप देखें दरिया में पानी आ गया है, थोड़ा बहुत पानी दरिया सिंध में चल रहा है, लेकिन हमारी नहरें सूखी हुई हैं। कहाँ से पानी हम लें? हम दरिया का डायरेक्टली पानी हम तो उठा नहीं सकते हैं। नहरों का पानी हमारा अभी भी बंद है। अभी भी जो ये पानी चल रहा है, ये सेम नाले का पानी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मजबूरी है, फसल लगा दी, अब उसको पानी तो देना है, नहीं तो वो सूख जाएगी 2 दिन में। तो मैं सेम नाले का पानी उठा के अपनी फसल को ज़िंदा रख रहा हूँ, इस उम्मीद पे कि कल परसों तक पानी, 1 हफ्ते के बाद भी नहर में पानी आ जाएगा तो मैं फसल को पानी दूंगा। अगर वो पानी नहीं आया तो ये फसल भी मेरी नुकसान में चली जाएगी। इसी साल हमने फरवरी में कपास की फसल लगाई। औसतन हमारे पास कपास की जो यील्ड आती है वो 35 से 40 मन तक आती है। इस साल वो आई है 5 मन पर एकड़। अब क्या हम कमाएं? मैंने जाके व्यापारी से पूछा कि भाई मैंने आपसे खाद ली थी, दवाइयाँ ली थी, डीजल लिया था, कितना बिल बना? तो उसने बोला कि आपके ऊपर ये 10.5 लाख रुपए आपका खर्चा हुआ है इस ज़मीन पर। भाई आपकी फसल जो आई है वो आई है 2 लाख की हमारे पास। अब मैं क्या करूं? 10.5 लाख उसके, तो मेरे पर तो कर्ज हो गया ना। अब फिर उसके आगे जाके मैं हाथ जोड़ रहा हूँ कि और कर्ज दो ताकि मैं चावल लगाऊं, फिर चावल में आपका कर्ज उतारूंगा मैं। अगर ये चावल भी नहीं होता है, अल्लाह न करे कोई अच्छी बारिशें हो जाएं तो हमें कुछ उम्मीद रहेगी। जिस तरह अभी पंजाब में बारिशें या KPK में बारिशें हुई, एकदम से क्लाउड ब्लास्ट हुए हैं तो वहाँ तो सैलाब आ गया। अगर यहाँ पर भी वही पोजीशन बनी तो हम तो गए काम से। फिर हमारा पूरा साल ऐसे ही गुजर जाएगा। हमने अभी तक नकल मकानी नहीं की है, क्योंकि हमारी ज़मीनें केटी बंदर के आसपास में बहुत ज़्यादा थी। वो सारी ज़मीनें हमारी समंदर में हो गई। वो हज़ारों एकड़ में थी ज़मीनें, कम से कम 8-10 हज़ार एकड़ ज़मीन हमारी जो थी वो समंदर बुर्द हो गई है। ये जो थोड़ी सी ज़मीन बची है, ये 400-500 एकड़ बची है ज़मीन, अब इस पे में भी पूरी आबाद नहीं है। 400-450 एकड़ में से कोई 100-150 एकड़ मुश्किल से हम आबाद कर सकते हैं। वहाँ पर चावल तो होता था हमारा, ज़्यादातर चावल था। बाकी फसलें भी होती थी, दालें होती थी, जो मसूर की दाल होती है वो हमारे पास अच्छी थी, चने की दाल होती थी, लेकिन ज़्यादातर हमारा फोकस वहाँ सिर्फ चावल पे होता था। क्योंकि दरिया सिंध का पानी आता था ज़्यादा, तो हमें कोई खेड़ी का वहाँ पर ट्रैक्टर नहीं चलाना पड़ता था। हमारे पास बैल होते थे, उस पर ज़मीन की खेड़ी करते थे। खाद, पेस्टिसाइड कोई भी इस्तेमाल उस वक्त नहीं होती थी। जैसे ये कोटली बैराज बना 1956 में, तो उसके बाद तो बिल्कुल पानी बंद कर दिया उन्होंने। तब तो पानी दरिया में कभी कभार वो जब ऊपर फ्लड हो जाता है तो वो पानी छोड़ते हैं, वरना पानी। हालांकि पाकिस्तान गवर्नमेंट का चारों सूबों का एक मुआहदा भी है, आपने पढ़ा होगा 91 अकार्ड जिसको कहते हैं हम। उसमें यह वाज़े तौर पर लिखा है कि सालाना 10 मिलियन एकड़ फुट पानी डेल्टा को देना है आपको, सालाना। लेकिन वो नहीं देते हैं हमें। 2-2 साल, 3-3 साल तक एक बूंद भी पानी की समंदर तक नहीं पहुंचती है। जब सैलाब आता है, वहाँ पर डूबते हैं, KPK पंजाब डूबता है, तब वो पानी छोड़ देते हैं, फिर हमें डुबा देते हैं। अभी भी पानी रुका हुआ है, पानी उनके पास है मौजूद, उन्होंने रोक के रखा है। अचानक से बारिशें होंगी, ये पानी दरिया का भी दरवाजे खोल देंगे और बारिशों का पानी होगा, हम डूब भी जाएंगे। जितने भी आप पिछला रिकॉर्ड आप देख लें, 74 से लेकर आप 90 तक देखें तो जितने भी सैलाब आए वो इनकी हुक्मरानों की गलत पॉलिसी की वजह से आए। वो पहले डैम भरते हैं, पानी रोक रोक के, फिर अचानक से पानी छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि पानी का जो नेचुरल फ्लो है उसको आप चलने दें, उसको आप ना रोकें, आप डैम भरें। अब उनकी ज़िद है कि हमें बिजली बनानी है डैमों पर, मज़ीद डैम बनाएंगे बिजली। पूरी दुनिया डैम तोड़ रही है, डैम ख़त्म कर रही है, क्लैश हो रहे हैं डैम, क्योंकि अल्टरनेट तो आपके बिजली सोर्स आ गए हैं ना बिजली बना के लिए। इतनी बड़ी हवा है, इस पर विंड मिल अपने लगा सकते हैं आसानी से, आप बिजली तो वहाँ से भी हासिल हो सकती है। आपके पास सोलर का सिस्टम मौजूद है, आप सोलर पे बिजली बना सकते हैं, सस्ती बिजली बना सकते हैं सोलर पे। लेकिन ज़िद है कि डैम, क्योंकि जो डैम कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ हैं, फिर उनके जो माली इदारे हैं जिस तरह वर्ल्ड बैंक है, IMF है, वो उनको फंडिंग करते हैं।
तो सबके कमीशनों का चक्कर है, खाने का चक्कर है, बस और कुछ नहीं है। डैम का कोई उनके तो नहीं है कि डैम बनेगा तो कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी खाता चलता रहेगा, वर्ल्ड बैंक का भी पैसा यूज़ होता रहेगा, उसको भी मुनाफा मिलता रहेगा, तो वो अपना वो काम तो कर रहे हैं। मर तो हम रहे हैं, हम कहाँ जाएं, हम किसको अपना दर्द सुनाएं। ये दिल की एक दुखी कहानी सुना रहा हूँ मैं कि हमें क्यों मारा जा रहा है। हमने गुनाह कौन सा किया है? ये पाकिस्तान बनाकर हमने गुनाह किया है, या कोई और हमारे, या अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर कोई अजाब है? अल्लाह तो इतना जालिम नहीं है कि हमारे ऊपर अजाब डालेगा, वो तो मेहरबान है, उसने तो बहुत सारी मेहरबानियाँ की है। हम कहते हैं कि हमारे हुक्मरान हमारे ऊपर, मुसल्लत जो हुक्मरान है, गलत पॉलिसी जो बना रहे हैं, वही हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। हम उनके मारे हुए हैं, अल्लाह की तरफ से नहीं मारे हुए हैं। अल्लाह ने तो हमें नेमत से नवाजा हुआ है, ये इतनी खूबसूरत ज़मीन दी है, धरती दी है, पानी दरिया सिंध दिया हुआ है, हमें तो कोई कमी नहीं है। मैं समझता हूँ कि दरिया के साथ हमारा जो रिश्ता है, जिस तरह माँ का अपने बेटे के साथ या बाप का अपने बेटे के साथ है रिश्ता, वही रिश्ता हमारा दरिया के साथ। हम समझते हैं कि दरिया ने हमें ज़िंदगी दी है, हम जो ज़िंदा हैं तो इस दरिया की वजह से ज़िंदा हैं। अगर ये सिंधु दरिया नहीं रहा तो हम भी ज़िंदा नहीं रह सकते। हमारा जीने का एक सहारा है, वो सिंधु है। अगर ये न रहा तो शायद आपका पूरा पाकिस्तान बचना मुश्किल है उसके लिए। इस मुल्क का वजूद ही दरिया सिंध के पानी पर है। मेरे जो वालिद साहब थे, जब मैं छोटा था तो हमें ले जाता था दरिया सिंध दिखाने के लिए। चलो आपको दरिया की मौजें, लहरें दिखाता हूँ कि किस तरह दरिया बहता है। और उसका जो पानी होता था वो ऐसे जैसे मिट्टी वाला पानी होता था ना, जब दरिया बहता है तो उसके साथ सिल्ट, मिट्टी ऐसे ही। तो हमें वो दिखाता था कि ये देखो दरिया किस तरह बह रहा है, एक तरफ से वो ज़मीन काट रहा है तो दूसरी तरफ ज़मीन छोड़ रहा है। फिर दोनों दरिया के किनारों पर दरख्त होते थे, जंगलात होते, मतलब ये देखो जंगलात तो किसी ने हाथ से नहीं लगाए हैं। ये इस दरिया के पानी, ये पता नहीं कहाँ से बीज लेके आता है, किस तरह दरख्तों को उगाता है, किस तरह उसको बनाता है। देखो ये दरिया, मेरे वालिद साहब ने हमें हर साल हमें ले जाता था। जब भी दरिया सिंध में फिल्म की सीन आती थी तो हमें कहता है चलो दरिया में पानी आ गया है, चलो आपको दरिया दिखा के आता हूँ। अब मैं जब भी पानी आता है तो मेरी ख्वाहिश होती है दिली कि जैसे मैं सुनता हूँ कि दरिया में आज पानी बह रहा है, मैं फ़ौरन अपना काम काज छोड़ के दरिया पे जाके बैठ जाता हूँ, उसके किनारे पे। उसी दरिया से मैं पानी अपना हाथ मुँह धोता हूँ, कभी नहा भी लेता हूँ उस दरिया में, उसका पानी हाथों से ऐसे पी लेता हूँ मैं, सुकून आता है एक हमें। जब उसी दरिया को हम देखते हैं, पानी बंद कर देते हैं, समंदर का पानी इस दरिया में बहता है तो हमारे आंसू निकल आते हैं कि कहाँ गया हमारा पानी। जो इतना पानी खूबसूरत दरिया लहरें मारता बह रहा था, अब उसमें समंदर का पानी बह रहा है। किसी ज़माने में हमारे बड़ों से पूछते थे कि आप किस देश में रहते हैं, तो हम कहते हैं, हमारे बड़े कहते थे कि हम उस देश में रहते हैं जिसमें दरिया समंदर में बहता है। अब हमसे कोई पूछता है कि आप किस देश में रह रहे हैं, हम कहते हैं हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ समंदर दरिया में बह रहा है। अब तो वो दरिया रही नहीं रहा है ना, लेकिन हमारे हुक्मरानों को एहसास नहीं है कि हमारा दरिया क्यों मर रहा है। आप जाएँ अभी ना, आपको वो दरिया के किनारों पे दरख्त नज़र आएंगे, न वो माल मवेशी नज़र आएंगे उसमें चरते फिरते, न वो अब तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने वो ज़मीनें बड़े जागीरदारों को लीज़ पे दे दिए हैं कि जाओ उसको आबाद करो। आप देखें दोनों तरफ जाएं, टट्टा से जब सखर तक चले जाएं, गुड्डू तक चले जाएं, दोनों तरफ कोई फॉरेस्ट का आपको नज़र नहीं आएगा, पूरा वो खेती बाड़ी हो रहा है। उन्होंने अपने बंद लगा दिए हैं, ज़मींदारों ने अपने बड़े बड़े फार्म बना दिए हैं, जो दरिया का हिस्सा है, जो दरिया की ज़मीन है। इस तरह दरिया के साथ कोई जुल्म करता है कि हम कहते हैं दरिया के साथ जुल्म है, ये हम उस दरिया के बेटे हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हमें क्यों मार रहे हैं, हम किस गुनाह की सज़ा हमें मिल रही है। जब कोई भी अपना घर या इलाका छोड़ता है ना, तो उसको बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है। जब ये डेल्टा का पानी बंद हुआ, डेल्टा तबाह होना शुरू हुआ, तो लोग खुशी से नहीं गए यहाँ से, वो मरते मरते गए हैं, मजबूरन गए, क्योंकि उनके पास पीने का पानी ही नहीं रहा। जब तक उनको थोड़ा बहुत पीने का पानी मिल रहा था वो नहीं जा रहे थे। एग्रीकल्चर ख़त्म हो गया, उन्होंने फिश लाइव स्टॉक
पे डिपेंड किया, फिर लाइव स्टॉक भी मर गया क्योंकि पानी नहीं था, चारा नहीं था मवेशियों का। फिर उन्होंने मछली मारना शुरू की, वो भी उस पर कुछ साल गुजारा किया, लेकिन आखिर वो पीने के पानी के लिए मजबूर हो गए। यहाँ से वो माइग्रेशन करके तकरीबन कोई 5-6 लाख फैमिलीज यहाँ से माइग्रेशन करके निकली हैं डेल्टा से। जो आप आज केटी मंदिर के चारों तरफ समंदर देख रही हैं, ये समंदर नहीं था, समंदर 100 किलोमीटर दूर था। केटी मंदिर तो एक बंदरगाह थी, वो दरिया सिंध के ऊपर थी। वो बंदर पे, समंदर पे बंदरगाह नहीं थी केटी मंदिर की। या सोखी बंदर था, या जाकी बंदर था, या संडो बंदर था, ये सारे दरिया सिंध के बंदर हैं। तो वो लोग जो यहाँ से माइग्रेशन करके गए, कुछ लोग कराची गए, कुछ सट्टा गए, कुछ और इलाकों में गारो या इस तरफ गए, उनकी इज्जत नफ्स मजरू हो गई है। यहाँ पर सिस्टम हमारे होता था कि फर्ज करो मैं बायकास्ट कुरैशी पीर हूँ, तो कोई जत्त है, कोई मल्लाह है, कोई खास के लिए, लेकिन उसके हर किसी का अपना अपना मोहल्ला अलग होता था। उनका औरतों का पर्दा होता था, कोई बग़ैर पूछे, बग़ैर आवाज़ दिए हुए किसी गांव में नहीं जाता था, और औरतें पर्दा करती थी। जब वो शहर में गए तो उनका वो कल्चर ही ख़त्म हो गया। अब वो यहाँ पर तो अपने वो मर्ज़ी से जी रहे थे ना, अब वो शहरों में अपनी मर्ज़ी से नहीं जी रहे, वो दूसरों की मर्ज़ी से जी रहे हैं। कोई औरत जा आप देखेंगे, वो ख़ासतौर पे मैं समझता हूँ कि औरतें बहुत ज़्यादा मुतासर हुई हैं, क्योंकि उनका जो सिस्टम था, अपने इलाके में खेती बाड़ी होती थी तो अपने वो चावल या कोई भी फसल होती है वो खुद काटती थी, खुद उसको ज़मीन में लगाती थी। वो तो शहरों में नहीं है ना उनका रोज़गार। या मछली होती थी, उनके जो मर्द होते थे मछली मार के आते थे, उनकी सफाई वगैरह करना वो औरतें करती थी। या मावल मवेशी होता था तो उसके दूध निकालना, लस्सी बनाना, घी मक्खन बनाना तो वो औरतें करती थी। वो शहरों में तो नहीं है, वो जाके दूसरे घरों में काम करती हैं, बसों में, रिक्शाओं में, फिर वो ऐसे रोडों में फिरती रहती हैं। या तो अब देखेंगे उनके छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते फिरते रहते हैं शहरों में। मैंने काफ़ी फैमिलियाँ देखी हैं जो भीख मांग रहे हैं, क्योंकि रोज़गार नहीं है शहरों में, उनके पास रहने की जगह नहीं है। कोई भी आता है बिल्डर, उनको बोलता है कि ये झुपड़ी हटाओ यहाँ से, ये तो मेरा प्लाट है। फिर वो किसी और जगह पे बैठता है, फिर वही वहाँ से और उठा देता है उनको। दर बदर की ज़िंदगी है उनकी। वो तो उनका इतना वो परेशान है, इतना वो एहसास कमतरी में चले गए हैं वो लोग, कि वहाँ से भी गए, यहाँ भी कोई रहने नहीं देता है, कोई रोज़गार नहीं है, कहाँ जाएं। दुनिया में माइग्रेशन होती है, इस तरह नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन वहाँ की हुकूमतें एक सिस्टम बनाती हैं। जो भी गांव या कोई घर माइग्रेशन किसी वजह से करता है तो उसको दूसरी जगह पे गवर्नमेंट सहूलतें देती है, उनको रहने के लिए, उनको खाने पीने के लिए, उनको सब कुछ सपोर्ट करती है। लेकिन यहाँ पर तो कोई सिस्टम नहीं है। डैम बनाए गए, वहाँ जो डैम के मुतासिर थे उनको सिंध में ज़मीनें अलाट की गई। हमने क्या कसूर किया है? ज़मीनें हमारी गई, डैम बनने से ज़मीन तो हमारी गई, हमें गवर्नमेंट ने क्या दिया? वहाँ पर डैम बना, वहाँ के लोगों को उन्होंने मुआवजा के तौर पर सिंध में आके ज़मीनें दी कि ये आपकी ज़मीन वहाँ पर ख़राब हुई है, आपका गांव पूरा डैम की वजह से मुतासर हुआ है, तो आपको ये हम ज़मीन दे रहे हैं, अलाट कर रहे हैं। हमारी जो लाखों एकड़ ज़मीन बर्बाद हुई है, समंदर में चली गई है, हमें गवर्नमेंट ने क्या दिया है? क्योंकि डैम बनने से मुतासर तो हम हुए हैं, वो लोग भी हुए हैं, लेकिन वो इतने नहीं जितने हम मुतासर हुए हैं। हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं है। बिजली बन रही है डैम के ऊपर, हमें नहीं मिल रही है। आप चले हमारे गांव में, आपको एक बिजली का एक बल्ब नज़र नहीं आएगा। हम सोलर पे अपना घर की रोशनी करते हैं, पहले दिए जलाते थे, अब वो सोलर आ गया तो हम सोलर हमने लगाए हुए अपने घरों में। ये सड़कें भी अभी कुछ बेहतर हुई हैं 1 साल के अंदर अंदर, वरना तो ये सड़कें भी नहीं थी। लाइट को आपको पोल नज़र आएंगे, कहीं के लगे होंगे, लेकिन उसकी तारें नहीं होंगी उसके अंदर। केटी बंदर को क्या बेनिफिट मिला है? आज तक तो हमने नहीं कभी सुना कि केटी बंदर जो जिसकी लाखों एकड़ ज़मीन समुद्र में चली गई, उसको कोई उस ज़मींदार को कहा कि भी आपकी ये 50 एकड़ ज़मीन समुद्र में चली गई है, चलो 50 हम नहीं दे सकते, आपको 10 एकड़ नहर वाले इलाके में हम देते हैं ज़मीन। ये तो नहीं हुआ है। क्लाइमेट चेंज देखें हुआ है, उसके असरात हुए हैं, लेकिन असल जो था वो दरिया सिंध का पानी था। ये बंदरगाह है दरिया सिंध, क्योंकि डेल्टा आबाद था ना, यहाँ जो बंदरगाह थी तो यहाँ पर राइस मिलें थी। इस तरह नहीं कि वो
इतना राइस होता था कि उस राइस को काटने के लिए यहाँ के लोग कम पड़ जाते थे। फिर सक्खर से, मुल्तान से लोग आते थे यहाँ चावल काटने के लिए। वो कश्तियों के ज़रिए आते थे, दरासन के ज़रिए चावल का यहाँ पर चावल काटते थे। फिर चावल यहाँ से अपनी कश्तियाँ भर के वो मुल्तान तक जाते थे 1940 तक। उससे पहले ये इलाका खूबसूरत था, आबाद था। जैसे जैसे गुल्लू बराज बना, फिर कोटली बराज बना, फिर सक्खर बराज, और ऊपर डैम बनते गए। मंगला डैम बना, तरबेला डैम बना, जिस तरह पंजाब में कैनाल निकाले गए क्योंकि पानी को डाइवर्ट कर दिया ना उन्होंने। तो पानी, जैसे पानी बंद हुआ तो समंदर ने रुख अपना चेंज किया, वो आगे बढ़ना शुरू हो गया। अभी भी आप केटी बंदर के माहीगीर से पूछेंगे, अगर वो जा रहा होगा ना फिशिंग के लिए, तो आप उससे सवाल करेंगे आप कहाँ जा रहे हैं, वो कहेंगे मैं दरिया पे जा रहा हूँ। वो नहीं कहेंगे मैं समंदर में मछली मारने जा रहा हूँ, क्योंकि उनके जहन में वही दरिया है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी उन्हें तो दरिया पे फिशिंग की थी ना। जो पल्ला फिश आपने देखा होगा, सालाना 5 लाख टन पल्ला मछली कैच होता था। आज वो पल्ला कहाँ है? आज आपको शहर में पल्ला मिलेगा, लेकिन वो पाकिस्तान सिंधु का पल्ला नहीं होगा, इंडस का पल्ला नहीं होगा, वो थाईलैंड का पल्ला होगा या बांग्लादेश का पल्ला होगा। इंपोर्ट करते हैं और यहाँ कहते हैं कि ये सिंधु का पल्ला है। आप पल्ला सिंधु का भी खा के देखें और थाईलैंड या बांग्लादेश का पल्ला भी खा कर देखें, वो इस पल्ला शिकल सेम होगी, पल्ले की होगी, लेकिन वो आपको खाने में सिर्फ एक आम मछली लगेगी। लेकिन इंडस का पल्ला आप खाएंगे तो आपको उसकी खुशबू ही अलग होगी। क्लाइमेट चेंज है, मैं इस बात को मानता हूँ, ऐसी नहीं क्लाइमेट चेंज के असरात नहीं है, बहुत बुरे असरात हो रहे हैं, क्योंकि मौसमी तब्दीलियाँ हो रही हैं। हमारे जो सर्दियाँ होती थी 4 महीने के लिए हमारे पास, फिर बाहर की मौसम आती थी, फिर गर्मियों की मौसम आ जाती थी, फिर सरसों की मौसम आती थी, 4 मौसम। अब बाहर नहीं रही है। सर्दी जैसे ख़त्म होती है तो बाहर ऐसे आई नहीं जैसे गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, फिर से गर्मियाँ ख़त्म होती हैं तो फिर वो सर्दी की मौसम आ जाती है। यानी कि 2 मौसमें हमारी बिल्कुल गायब हो गई हैं। ये क्लाइमेट चेंज का असर है, उस बात से इनकार नहीं है। लेकिन उसमें भी हाथ तो इन हुक्मरानों का है ना, जो दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, उनका हाथ है ना। क्लाइमेट को किसने मुतासर किया है? वो लोग कर रहे हैं ना। जो ये कार्बन आपका इतना एमिट कर रहे हैं, वो अपना कार्बन क्यों कम कर रहे हैं? वो हमें कहते हैं कि आप दरख्त लगाएं। दरख्त हम कहाँ लगाएं? पानी होगा दरख्त लगाएंगे ना, दरख्त को पानी चाहिए ना। मतलब मैंग्रोव के दरख्त लगाएं। मैंग्रोव भी दरिया सिंध के पानी के बगैर नहीं ग्रोथ कर सकता। दरिया का पानी लाजमी, क्योंकि जब उसका बीज ज़मीन पे गिरता है तो अगर उसको मीठा पानी न मिला तो वो बीज नहीं उगलेगा। मैंने अपने तजर्बा है, मेरा 25 साल का तजर्बा है, 30 साल का। जिस साल भी फ्लड आया है दरिया सिंध में, उस साल बहुत सारे मैंग्रोव के बीज उगे हैं। जिस साल वो पानी नहीं आया उस साल वो बीज नहीं उगे हैं, या दरख्तों ने ग्रोथ नहीं की है। जहाँ जहाँ से सिंधु का पानी गुजरता है वहाँ पर आप मैंग्रोव देखेंगे तो आपको बहुत हरे भरे खूबसूरत लगेंगे। जहाँ सिर्फ समुद्र का पानी है वहाँ पर वैसे मुरझाए हुए लगेंगे आपको। तो ये क्लाइमेट चेंज का भी सारा असर हमारे ऊपर पड़ रहा है, हमारे माहौल पे पड़ रहा है, हमारे जंगलात पे पड़ रहा है, हमारे फसलों में पड़ रहा है। पहले हमारे चावल में स्प्रे हम नहीं करते थे, पेस्टिसाइड नहीं लगाते थे, खाद नहीं लगाते थे। हमारे जो माल मवेशी थे उसका गोबर होता था वो हम डाल देते थे ज़मीनों में, क्योंकि माल मवेशी बहुत ज़्यादा था ना हमारे पास, सैकड़ों हज़ारों। मेरे वालिद के पास भी 100 गाय होती थी सिर्फ, भैंसें अलग, बकरियां अलग, भेड़ें अलग, सिर्फ गाय भी 100 गाय होती थी। उनका जितना भी गोबर होता था वो उठा के हम ज़मीनों में फेंक देते थे। कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं होती थी। पानी मशीन का नहीं था हमारे पास। अब तो हम पानी लिफ्ट करते हैं ना, डीजल का खर्चा हमारा नहीं होता था। अब पानी नहर में आता है तो वो डायरेक्ट हमारी ज़मीन पे नहीं लगता है, हम पानी को लिफ्ट करते हैं मशीन के ज़रिए। अब हमारा डीजल का खर्चा बढ़ गया। खाद इस्तेमाल नहीं, हाइब्रिड बीज है, खाद इस्तेमाल नहीं करते तो वो बीज एवरेज नहीं देगा हमें। पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करेंगे उसमें कीड़ा लग जाएगा। तो ये सारे असरात उन लोगों के पैदा किए हुए हैं जिन्होंने ये तरक्की के नाम पे, वो कह रहे हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आप तरक्की कर रहे हैं, हमें हमारी तबाही कर रहे हैं। हम तबाह हो रहे हैं, आप तरक्की कर रहे हैं लेकिन हम तबाह हो रहे हैं। इस इलाके से जो हमारी वाबस्तगी है वो एक मोहब्बत होती है धरती के साथ, इस मिट्टी के साथ हमारी एक मोहब्बत है।
इसको हम छोड़ना, मर जाएंगे लेकिन छोड़ नहीं सकते हम कहते हैं हमें मार दो भले, लेकिन हम अपनी धरती नहीं छोड़ेंगे। इस मिट्टी को हम छोड़ के कहाँ जाएंगे। यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना कि ये जत्त है, ये ख़ास के लिए, ये पीर है, ये सैयद है, ये मल्ला है, ये मोहाना है, ये दबला है, तो उसकी अपनी प्राइवेसी है ना। वहाँ जाके सबकी प्राइवेसी ख़त्म हो गई है। अब वो शहरों में, क्योंकि शहर तो शहर है ना, उसमें कोई किसी को पहचानता भी नहीं है, उसकी पहचान ख़त्म हो गई। अब उसको मैं अगर जाके कराची में जाके कोई अपना घर बनाऊं, प्लाट खरीदूं, वहाँ बैठूं, तो मुझे एज ए गुलाब शाह कोई नहीं जानेगा। यहाँ पर बैठा गुलाब शाह है, ज़मींदार है, या फिशर का कोई कारकुन है, या मेरी पहचान है, वहाँ मेरी पहचान ख़त्म हो जाएगी। जो लोग यहाँ पर गए हैं वहाँ उनकी पहचान ख़त्म हो गई है, उनका कल्चर ही ख़त्म हो गया, वो रहती रस्में उसकी ख़त्म हो गई हैं। क्योंकि यहाँ पर तो अपनी इज़्ज़त तो नफ्स उनकी जी रहे थे ना, अब वहाँ पर उनकी वो नहीं रही हैसियत। जो डेल्टा में मैंग्रोव्स के जो फॉरेस्ट है, जंगलात हैं, दरिया सिंध का पानी ना आने की वजह से वो जंगलात ख़त्म हो गए, क्योंकि समुद्र ज़मीन काट रहा है ना। तो आपका कितना भी बड़ा पेड़ लगा हुआ है, दरख्त लगा हुआ है, लेकिन उसकी जड़ें नीचे से निकल जाएंगी तो वो तो मर जाएगा ना, गिर जाएगा। तो समुद्र सिर्फ ज़मीन इस तरह नहीं कि आप मैंग्रोव्स के दरख्त लगा दें समुद्र रुक जाएगा, नहीं, कभी नहीं रुक सकता, क्योंकि उसको रोकने का सवाए दरिया सिंध के पानी के अलावा समुद्र को कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं रोक सकती। ना मैंग्रोव्स रोक सकता है, ना आपको इसको कोई बंद लगा सकते हैं। मैंग्रोव्स उस वक्त ग्रोथ करता है, उस वक्त बढ़ता है, या उसकी जो जर्मिनेशन होती है बीज की, वो जब दरिया सिंध का पानी आता है। जब दरिया सिंध का पानी आता है तो उसकी बीजों की जर्मिनेशन होती है, फिर उसी दरिया सिंध के पानी जहाँ से वो गुजरता है उसमें सिल्ट मट्टी आती है, तो उसमें खुराक होती है उसकी, उस पौधे की, मैंग्रोव्स के, तो उस पर वो ग्रोथ करता है, एकदम से वो ग्रोथ करता है, बढ़ता है। तो पानी ना आने की वजह से समंदर जो ज़मीन काट रहा है उसमें साथ बहुत सारे मैंग्रोव्स के दरख्त भी ख़त्म हो गए हैं ना। 7 लाख हेक्टर, अभी 80,000 हेक्टर। अभी गवर्नमेंट ने पिछले कोई 8-10 सालों में, आपने सुना होगा कि रिकॉर्ड कायम किया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, 10 लाख पौधे एक दिन में लगाए थे। मैं खुद उस मुहिम का हिस्सा था, मैं गया था उसमें। क्या हुआ, वो 10 लाख पौधे लगे, आप समझते हैं? 10,000 भी मुश्किल से उसमें से जिंदा बचे हैं, 10 लाख में से। रिकॉर्ड तो हमने कायम कर लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया, गिनीज बुक में हमारा रिकॉर्ड आ गया कि पाकिस्तान ने एक दिन में 10 लाख पौधे लगा दिए। लगाना तो आसान है, लेकिन उसको संभालना, उसकी मेंटेनेंस करना, उसको ज़िंदा रखने के लिए तो जो चीज़ है वो तो आप दे ही नहीं रहे। पौधे आप लगाते जाएँ, बीज फेंकते जाएँ, इस तरह बीज होते जाएँ। मैं इस ज़मीन पे चावल का बीज मैंने लगा दिया है, इसको पानी न दूँ, खाद न दूँ, पेस्टिसाइड्स पे इस्तेमाल न करूँ, तो ये खाद चावल आएगा क्या? ये तो मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस धरती के हम जो रहने वाले हैं, इस दरिया पे के जो हम दरिया के हम बेटे हैं, दरिया हमारा बाप भी है, दरिया हमारा माँ भी है हमारी। उसका हम पानी पीते हैं, हम कहते हैं अपनी माँ का जिस तरह दूध बच्चा पीता है, हम उस पानी का पीते हैं तो हमारे वो माँ का दूध हमें याद आता है कि हमने बचपन में हमें अपनी माँ ने ये दूध पिलाया था, आज ये सिंधु हमें वही माँ का दूध हमें दे रहा है। तो अगर बच्चे को माँ का दूध न दें तो बच्चा ज़िंदा रहेगा? हम तो इस तरह हैं, उस दरिया के बेटे हैं ना, उसी पानी पे हम पल रहे हैं। अगर नहीं होगा तो हम, हमारी ज़िंदगी अधूरी है।